हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब आज फिर आ चुके हैं हम अपनी क्लास लेकर, जो कि रहने वाली है सिक्स्थ क्लास की ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1। ठीक है, जिसके थीम ए पर हम वर्क करने वाले हैं, इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड द पीपल, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं आज का अपना चैप्टर नंबर 1। ठीक है, तो शुरू करते हैं ऐसे। तो लोकेटिंग प्लेसेस ऑन दी अर्थ, इसका मतलब होता है कि हम किसी भी प्लेस को कैसे लोकेट कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर प्लेस तक कैसे पहुंचा जा सकता है। आज ये क्लास इसके बारे में होने वाली है। जैसे कि हम इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे कि लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, किसी जगह पर पहुंचने के लिए ग्रिड सिस्टम या कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होती है, वो कैसे पता कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ जानते हैं इस क्लास का फर्स्ट, कि इसमें बड़े बड़े क्वेश्चंस क्या हैं जिनके आंसर हमें ये क्लास कंप्लीट करने के बाद मिलने वाला है। पहला, कि आप इसमें जान जाएंगे कि मैप क्या होता है, मैप के टाइप्स क्या क्या होते हैं, उन्हें यूज कैसे किया जाता है, और मैप्स के मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तीन क्वेश्चन कि मैप क्या होता है, उसका यूज कैसे करते हैं और क्या होता है, और मैप्स के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। समझ में आ गया। फिर उसके बाद हम कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं और कैसे वर्क करते हैं। किसी भी लोकेशन, अर्थ पर किसी भी लोकेशन पर पहुंचने के लिए हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का यूज कैसे करते हैं। क्लियर है इतना। पहले जानेंगे होते क्या हैं, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर किसी भी लोकेशन पर पहुंचने के लिए कैसे हम लैटिट्यूड्स या लॉन्गिट्यूड्स का इस्तेमाल करते हैं, वो पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम जानेंगे हाउ लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम रिलेटेड टू लॉन्गिट्यूड। अब ये जो स्टैंडर्ड और लोकल टाइम है, अब पहले तो अपन टाइम समझेंगे कि लोकल टाइम क्या होता है, स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, और ये एक दूसरे से रिलेटेड कैसे हैं, वो चीज जानेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना। सबसे पहले पहले हम पढ़ने वाले हैं कार्डिनल डायरेक्शंस या कार्डिनल पॉइंट्स। कार्डिनल डायरेक्शंस या कार्डिनल पॉइंट्स क्या होते हैं बच्चों, ये आप देख रहे हैं, नॉर्थ, एन फॉर नॉर्थ, ई फॉर ईस्ट, एस फॉर साउथ, डब्ल्यू फॉर वेस्ट। आपने अक्सर कर देखा होगा मैप की राइट कॉर्नर में सबसे ऊपर कुछ कुछ ऐसा एरो बना होता है। ठीक है, और उसके ऊपर क्या लिखा होता है, एन लिखा होता है। एन का मतलब होता है नॉर्थ, राइट। एन का मतलब होता है क्या, नॉर्थ, जिसे हम लेटर एन से डिनोट करते हैं। और अगर हम इस एरो में देखें तो चारों डायरेक्शंस पे हमें एक एक लेटर दिखाई दे रहा है, एन, ई, एस, डब्ल्यू। किसी भी मैप को देखने के लिए हमें उसकी डायरेक्शंस का पता करना जरूरी होता है। ठीक है, अगर आपके सामने एक पेपर पर मैप बना हुआ है, तो आप उसे किसी भी डायरेक्शन में रख के शो नहीं कर सकते। आपको पर्टिकुलर कोई एक डायरेक्शन पता होनी चाहिए, जिसे हम अक्सर कर मैप में देखते हैं कि एन डायरेक्शन लिखी होती है मैप के ऊपर की तरफ। मतलब मैप को जब भी आप पढ़ें तो उसे नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ फेस करके रखें। आपके सामने मान लीजिए ये मैप है, ये पूरा एक मैप है, और इसको आप नॉर्थ डायरेक्शन में रखेंगे, तब आप जब रीड करेंगे उस मैप को या उस पे जो लोकेशन देखेंगे, फिर आप अपनी फिजिकल जो डायरेक्शंस हैं उनके अकॉर्डिंग आगे मूव कर पाएंगे। ठीक है, तो मैप में ऊपर क्या होता है, नॉर्थ, ऊपर क्या होता है, नॉर्थ, नीचे क्या होता है, साउथ, और आपके राइट में क्या होता है, ईस्ट, और लेफ्ट में क्या होता है, वेस्ट। ठीक है, तो मैप को पहले ऐसे प्लेस किया जाता है, उसके बाद उसे रीड किया जाता है, ताकि हमें एग्जैक्टली पता चल सके कि कोई भी प्लेस जहां तक हम पहुंचना चाहते हैं वो एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में है और किस रास्ते से होकर हम वहां पर पहुंचेंगे। तो ये जो आपको डायरेक्शंस दी जा रही हैं, इन्हें क्या बोलते हैं अपन, कार्डिनल डायरेक्शंस, या फिर इसी को, या फिर कार्डिनल पॉइंट्स। समझ में आ रहा है। यहाँ पर ये एरो बना के भी दिखाए हैं, अगर ऐसे भी देख सकते हैं आप। ठीक है, आपके लेफ्ट में क्या है, वेस्ट, आपके टॉप पे क्या है, नॉर्थ, बॉटम में साउथ, और आपके राइट साइड में ईस्ट। ठीक है, यहाँ पर भी सेम हम देख पा रहे हैं। और लेटर एन, अक्सर कर ऐसे एरो बना होता है मैप में, लेटर एन डिनोट करता है नॉर्थ डायरेक्शन को, ताकि आप जब भी मैप रखें तो उसे नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ रखकर पढ़ें। क्लियर है इतना। कार्डिनल डायरेक्शन, कार्डिनल पॉइंट समझ में आ गया। मल्टीपल रिवीजन से हम इसे बार बार पढ़ते रहेंगे।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, इंटरमीडिएट डायरेक्शन। अब जो इंटरमीडिएट डायरेक्शंस क्या होती हैं, कार्डिनल डायरेक्शंस या कार्डिनल पॉइंट्स पढ़ के आ गए, लेकिन इनके बीच बीच में जो पॉइंट्स दिए होते हैं, इनके बीच वाले जो पॉइंट्स होते हैं उन्हें इंटरमीडिएट डायरेक्शंस बोलते हैं। क्लियर है इतना, इनके बीच में जो पॉइंट दिए होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट डायरेक्शन। जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो दिए हैं वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, यानी उत्तर पूर्वी दिशा, तो उन्हें हम बोलते हैं इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। ऐसे चार होते हैं, जैसे कि ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ ईस्ट डायरेक्शन यानी दक्षिण पूर्वी दिशा, और ऐसे ही साउथ और वेस्ट डायरेक्शन के बीच में साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिमी दिशा, और वेस्ट और नॉर्थ के साउथ नॉर्थ के बीच में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जिसे हम बोलते हैं उत्तर पश्चिमी दिशा। ठीक है, समझ में आ गए इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, कार्डिनल डायरेक्शन जो कि होते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इन्हें हम बोलते हैं कार्डिनल डायरेक्शंस। और फिर इंटरमीडिएट डायरेक्शंस इन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के बीच में जो प्लेस करती हैं उन्हें हम बोलते हैं इंटरमीडिएट डायरेक्शन। तो और यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जैसे ईस्ट और साउथ के बीच में क्या होगा, साउथ ईस्ट होगा। वेस्ट और साउथ के बीच में क्या होगा, साउथ वेस्ट होगा। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट होगा। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट होगा। समझ में आ गया, क्लियर है इतना। तो इन्हें इंटरमीडिएट डायरेक्शंस बोलते हैं। अब बच्चों मैप में अक्सर कर आपको स्केल दी होती है। स्केल का मतलब क्या होता है, एक मैप, मान लीजिए ये एक मैप है जिस पे मैंने बहुत सारी चीजें बना दी, पूरा इंडिया का नक्शा बना दिया, लेकिन क्या एक पेपर के टुकड़े पर पूरे इंडिया को दर्शाना या पूरे वर्ल्ड को दर्शाना पॉसिबल है क्या, नहीं है। तो हम क्या करते हैं स्केल की मदद से, जैसे मान लीजिए कि मैप में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 किलोमीटर है। अच्छा, इसे थोड़ा सा सिंपल रखता हूं मैं, थोड़ा सा सिंपल रखते हैं। जैसे मैप बना लिया, ये एक मैप है, इसमें दिया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। ठीक है, मतलब मैप में अगर 1 सेंटीमीटर में मूव करूंगा, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर यहां से यहां होता है, तो मैं ग्राउंड पे, फिजिकल जो ग्राउंड होगा वहां पर 1 किलोमीटर मूव करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया। मा जैसे कि अगर मैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर, विच मीन्स 1 किलोमीटर। आई होप आपको पता होगा 1 किलोमीटर में कितने 1000 मीटर्स होते हैं। क्लियर है इतना। तो अगर मैं मैप पे 1 सेंटीमीटर मूव करता हूं तो वो कितने बड़े एरिया को दर्शा रहा है, 1 किलोमीटर के एरिया को दर्शा रहा है। क्लियर है इतना, समझ में आ गया। अगर डाउट हो तो दोबारा पूछेगा, दोबारा बताएंगे। ठीक है, जैसे कि अब ये पूरा आपका क्या है, वर्ल्ड मैप है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं इसमें ये डायरेक्शन क्या ईस्ट शो कर रही है, हम ऊपर देख के आए, ऊपर वाला नॉर्थ, नीचे साउथ, और आपके लेफ्ट में वेस्ट। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैप और उसके कंपोनेंट्स जान लेते हैं। मैप क्या होता है, द मैप रिप्रेजेंट करता है, ड्राइंग होती है एक तरीके की जो कि कुछ एरिया को दर्शा रही होती है। उसमें क्या क्या हो सकता है, एक छोटा एरिया हो सकता है जैसे कि गांव या टाउन, आपका कस्बा या फिर आपका गांव दर्शाया जा सकता है, या फिर बड़े लेवल पे डिस्ट्रिक्ट या फिर स्टेट तक होता है। ठीक है, समझ में आ गया, आपका जिला या फिर आपका पूरा स्टेट, जो आपका पूरा शहर है, पूरा स्टेट भी दर्शाया जा सकता है एक मैप में। क्लियर है। तो मैप आपके गांव का भी हो सकता है, एक छोटा मैप आपके गांव का भी हो सकता है, आपके डिस्ट्रिक्ट का भी हो सकता है, आपके ब्लॉक का भी हो सकता है, आपकी तहसील का भी हो सकता है, आपकी डिस्ट्रिक्ट का भी हो सकता है, और आपके डिवीजन का भी हो सकता है, आपके स्टेट का भी हो सकता है, या फिर आपकी पूरी कंट्री या फिर आपके पूरे वर्ल्ड का भी हो सकता है। क्लियर है, पेपर सेम है, अलग अलग तरीके से अलग अलग मैप बनाए जा रहे हैं अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए। इतनी सारी चीजें एक मैप में फिट कैसे होती हैं, स्केल की मदद से। जैसे मान लीजिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर होता है, या फिर किसी स्केल में दे रखा हो, जैसे बड़ा मैप है, वर्ल्ड मैप है, तो वहां पर अगर अपन 1 सेंटीमीटर मूव करेंगे तो शायद ऐसा हो सकता है कि 100 किलोमीटर का एरिया दे रखा हो।
ठीक है, मतलब 1 सेंटीमीटर अगर मैप में मूव करते हैं तो फिजिकल ग्राउंड पे हमें कितना मूव करना पड़ेगा, 100 किलोमीटर मूव करना पड़ेगा। मान लीजिए इंडिया से हम जाते हैं कहाँ पर, अमेरिका जाते हैं, तो वहां पर स्केल में आपको वर्ल्ड मैप में तो पूरा दे रखा है, लेकिन यहाँ से अमेरिका कितना ज्यादा दूर है। लेकिन अगर हम देखें, अगर वहां पे हम स्केल वाइज नापें, तो हम सेंटीमीटर या मिलीमीटर या फिर आपके छोटे छोटे कंपोनेंट्स में काउंट करेंगे। तो जैसे हम 1 सेंटीमीटर मूव किए 100 किलोमीटर, 2 सेंटीमीटर मूव किए 200 किलोमीटर, 3 सेंटीमीटर मूव करेंगे तो कितना, 400, नो, 300 किलोमीटर, 4 सेंटीमीटर 400, 5 सेंटीमीटर 500 किलोमीटर, ऐसे ऐसे हम इंडिया तक जो जो बीच में कंट्रीज पड़ने वाली हैं या कोई फॉरेस्ट है, डेजर्ट है, इन सबको जानते हुए हम अमेरिका तक पहुंच जाएंगे। क्लियर है इतना। अब मैप के भी कुछ टाइप्स होते हैं, पहले हम मैप के टाइप्स पढ़ लेते हैं, फिर आएंगे हम मैप के कंपोनेंट पे। तो मैप के टाइप, सबसे पहले फिजिकल मैप। फिजिकल मैप क्या होता है बच्चों, फिजिकल मैप में हम जो ग्राउंड पे फिजिकल फीचर्स अवेलेबल हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है। जैसे कि क्या हो गया, नेचुरल फीचर्स जितने हैं, माउंटेन्स हो गए, अपने ओशियंस हो गए, रिवर्स हो गए, इन सबको हम मैप में रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे मैप को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल मैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिजिकल मैप। फिजिकल मैप में फिजिकल फीचर्स होते हैं जैसे कि माउंटेन, ओशियन, रिवर, लेक, पॉन्ड्स एटसेट्रा, ऐसी चीजें बताई जाती हैं। आपके रिवर्स भी हो सकती हैं, आपके छोटे हिल्स भी हो सकते हैं। ये सारी चीजें जो दर्शाई जा रही हैं वो होता है आपके फिजिकल मैप में, जिसे फिजिकल मैप बोलते हैं। क्लियर है इतना, फिजिकल मैप सभी को समझ में आ गया। अब सेकंड होता है पॉलिटिकल मैप। तो बच्चों पॉलिटिकल मैप में कौन सी डिटेल्स होती हैं आपके, ये देखो बाउंड्रीज क्लियर दिख रही हैं, यहाँ फिजिकल फीचर तो नहीं दिख रहे हैं, आपके स्टेट की बाउंड्रीज दिख रही हैं क्लियर, आपको अलग अलग कंट्रीज दिख रही हैं। तो इसमें क्या होता है, स्टेट की बाउंड्रीज दिखती हैं, सिटीज की बाउंड्रीज दिखती हैं, आप और यूनियन टेरिटरीज हैं, कैपिटल्स हैं उनके, ऐसी चीजें जो पॉलिटिकल चीजें दिखाई जा रही हैं उसे हम पॉलिटिकल मैप कहते हैं। जैसे ये गुजरात की बाउंड्री है, तो आपको किसी सिटी के बारे में पता चल रहा है, या फिर आप क्या कर रहे हैं कि किसी स्टेट की, कंट्री की बाउंड्रीज के बारे में पता चल रहा है, उनके कैपिटल्स के बारे में पता चल रहा है, या फिर आपको क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल बाउंड्री हुई, आपकी स्टेट या यूटी की बाउंड्री हुई, कंट्री के कैपिटल्स हुए, या फिर स्टेट के कैपिटल्स हुए, इन सब ऐसे फीचर्स की जानकारी मिल रही है, उसे हम बोलते हैं पॉलिटिकल मैप। क्लियर है इतना। फिर आते हैं थीमेटिक मैप। ये थर्ड काइंड ऑफ मैप है। थीमेटिक मैप में क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दी होती है। मान लीजिए कि आपको पता करना है कि इंडिया में नेशनल पार्क्स कितने हैं और कहाँ कहाँ हैं। तो देखिए, जैसे कि ये वाला जो मैप है वो नेशनल पार्क का मैप है, ठीक है। इसमें क्या दे रखे हैं, नेशनल पार्क्स दे रखे हैं बच्चों। तो ये क्या है, पर्टिकुलर एक थीम पे बेस्ड है कि इसमें सिर्फ नेशनल पार्क्स ही बताए जाएंगे, कि इस स्टेट में ये नेशनल पार्क हैं, या फिर इस जगह पर ऐसे नेशनल पार्क्स मिलते हैं। या फिर मान लीजिए रिवर्स हुई, कोई मैप लेके आया जिसमें सिर्फ रिवर्स की जानकारी दे रखी है, सिर्फ रिवर रिवर रिवर, डिटेल में रिवर्स के बारे में लिखा हुआ है, रिवर्स की जानकारी, तो वो भी थीमेटिक मैप होगा। अब मान लीजिए एक मैप मैंने आपको दिया जिसमें सिर्फ माउंटेन्स की जानकारी है, क्या वो थीमेटिक मैप्स होगा या फिजिकल मैप होगा। हाँ, फिजिकल मैप तो है, लेकिन फिजिकल मैप में स्पेसिफिकली अगर हम उसे बोला जाए तो वो थीमेटिक मैप है। क्यों, क्योंकि उसमें एक स्पेसिफिक माउंटेन्स के बारे में जानकारी दे रखी है। जबकि फिजिकल मैप में क्या है, माउंटेन्स, रिवर्स और आपकी अदर जो नेशनल पार्क्स या फिर आपके लेक्स, इन सब चीजों की जानकारी इकट्ठी एक जगह मिल जाती है। थीमेटिक मैप में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस किया है, जैसे कि नेशनल पार्क हुआ, माउंटेन्स हुए, या फिर रिवर अकेले हुई, तो उसे हम थीमेटिक मैप बोल देते हैं। आई होप दोनों में क्लियर हो गया होगा। फिजिकल मैप में बहुत सारी फिजिकल चीजें एक साथ आ जाती हैं, जबकि थीमेटिक मैप में किसी एक जानकारी पर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं शुरू से। आपको पता है मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा। तो हमने पहले ये कुछ क्वेश्चंस के बारे में जाना, फिर कार्डिनल डायरेक्शंस ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के बारे में पढ़ा। हमने देखा कि अपने राइट में ईस्ट है, लेफ्ट में वेस्ट है, टॉप पे नॉर्थ है,
बॉटम में साउथ है। और जो लेटर एन है वो नॉर्थ डायरेक्शन को डिनोट करता है, हमने ये देखा ही है साइन अपने मैप्स में। फिर इंटरमीडिएट डायरेक्शंस के बारे में पढ़ा। फिर हमने एक टर्म स्केल के बारे में जाना, स्केल का मतलब क्या होता है। अब वर्ल्ड मैप में देखा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ डायरेक्शन को। फिर मैप और उसके कंपोनेंट्स में आए, हमने मैप के बारे में जाना। फिर मैप के टाइप्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने बेसिकली 3 टाइप के मैप्स पढ़े। कौन सा? फिजिकल, पॉलिटिकल और थीमेटिक मैप। फिजिकल मैप में हमने फिजिकल चीजों के बारे में जाना, जैसे माउंटेन्स, हिल्स, रिवर्स, लेक, ये सारी चीजें पढ़ी। और पॉलिटिकल मैप में हमने देखा कि स्टेट या उनके कैपिटल या फिर इंटरनेशनल बाउंड्री, ये सारी चीजें पढ़ी। फिर उसके बाद हमने थीमेटिक मैप के बारे में जाना, जिसमें हमने नेशनल पार्क का एग्जांपल लिया, फिर रिवर का एग्जांपल लिया, फिर माउंटेन का एग्जांपल लिया। फिर अब आते हैं हम कंपोनेंट्स ऑफ द मैप। कंपोनेंट्स ऑफ द मैप का मतलब क्या होता है बच्चों? इसमें क्या है, मैप के कंपोनेंट्स बताए जाते हैं कि मैप में हम क्या क्या चीजें बताते हैं। तो मैप में क्या क्या चीजें यूज होती हैं? डिस्टेंस, कि आप एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस मैप को देखकर बताया जा सकता है, एक रफ डिस्टेंस। किसकी मदद से? स्केल की मदद से। कैसे? मान लीजिए एक छोटा सा पेज है, एक, आप मान लीजिए यहां से यहां तक की दूरी है 500 किलोमीटर, और मैप में ये 5 सेंटीमीटर में बताया गया है, और नीचे स्केल में लिखा है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 किलोमीटर। ठीक है। और तो हम देख लेंगे ये 5 सेंटीमीटर की दूरी है, तो 2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 200 किलोमीटर। 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 300 किलोमीटर। 4 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 400 किलोमीटर। और 5 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 500 किलोमीटर। तो मैप में अगर हम 5 सेंटीमीटर मूव करते हैं, तो वो डिस्टेंस कितने के बराबर हो जाएगा? 500 किलोमीटर के बारे में हो जाएगा। दूसरा हमें मैप में क्या देखने को मिलता है? डायरेक्शन देखने को मिलती है। डायरेक्शन देखा था ना अपन ने कि मैप में राइट साइड में ऐसे करके एरो लिखा होता है, और उस पर बना होता है नॉर्थ एन लिखा होता है, तो नॉर्थ डायरेक्शन। तो हम मैप देखकर किसी भी लोकेशन या किसी पर्टिकुलर प्लेस की डायरेक्शन भी बता सकते हैं कि आप जहां पर खड़े हैं या फिर कोई पर्टिकुलर प्लेस किस डायरेक्शन में देखने को मिलेगी। फिर नेक्स्ट पे आते हैं सिंबल्स। तो मैप में हमें सिंबल्स भी देखने को मिलते हैं बच्चों। कैसे कैसे सिंबल्स होते हैं, चलो मैं आपको बताता हूँ। 3 कंपोनेंट्स होते हैं मैप के, याद रखेंगे। डिस्टेंस, डायरेक्शन, सिंबल। सिंबल मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो कौन से कंपोनेंट होते हैं, एक बार और। डिस्टेंस, डायरेक्शन, सिंबल। डिस्टेंस, डायरेक्शन, सिंबल याद रखेंगे, और मल्टीपल टाइम्स मेरे साथ बोलते रहेंगे। डिस्टेंस, डायरेक्शन, सिंबल। डिस्टेंस, डायरेक्शन, सिंबल। 3 कंपोनेंट होते हैं। हाउ मेनी कंपोनेंट्स इन अ मैप? 3 कंपोनेंट्स इन अ मैप। जैसे कि डिस्टेंस, डायरेक्शन, सिंबल। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब सिंबल्स के बारे में जानते हैं। मैप में ना अलग अलग चीजों को दर्शाने के लिए अलग अलग सिंबल्स बनाए जाते हैं। जैसे लेक का अलग होता है, रिवर का अलग होता है, स्कूल का अलग होता है, रेलवे लाइंस का अलग होता है, पोस्ट ऑफिस का अलग होता है, फॉरेस्ट का अलग होता है। अब ये सिंबल जारी कौन करता है? ये द सर्वे ऑफ इंडिया, एक गवर्नमेंट बॉडी है जो कि फिक्स करती है सिंबल्स को अलग अलग पार्ट्स में। तो ये सिंबल्स को फिक्स करती है। मान लीजिए किसी ने ट्री बनाया, ऐसा ट्री बना दिया, ठीक है, लेकिन मैंने कहा मेरा पेड़ तो सूखा हुआ है, तो ये सिर्फ एक डंडा रह गया और थोड़ा सा ऐसे झाड़ियां लगी रह गई। लेकिन हमारी तरफ से जो सर्वे ऑफ इंडिया है, जो कि एक गवर्नमेंट की बॉडी है, वो पर्टिकुलर सिंबल बना के देती है। अगर आपको वहां पर जंगल है या ट्री है, तो आपको ऐसा ही सिंबल बनाना है, जिससे कि आम लोगों को पता चल सके कि आगे फॉरेस्ट है या ट्री है या रिवर है या लेक है। ठीक है। तो एक अपन डायग्राम के थ्रू देखेंगे, जैसे रेलवे लाइन का सिंबल, ये कलर्ड है, ये ब्लैक एंड व्हाइट है। तो जो आपको ठीक लगे वैसे आप देख सकते हैं। जैसे कि रेलवे लाइन की सिंबल्स हैं ये तीनों। जब आप 10th में आएंगे ना, तो ब्रॉड गेज, मीटर गेज, और आप रेलवे स्टेशन, इन सब के बारे में जानेंगे कि रेलवे लाइन में ब्रॉड गेज क्या होता है, मीटर गेज क्या होता है। ये सब डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं आपको 10th क्लास की ज्योग्राफी में। अभी के लिए सिर्फ जान लेते हैं सिंबल्स। जैसे मेटल्ड अनमेटल्ड रोड है, मेटल एंड मेटल के बारे में भी हम 10th क्लास की ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना ही देख लीजिए। अगर आप अभी भी देखना चाहते हैं तो वो क्लास अपलोडेड है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो मेटल रोड का सिंबल ये होता है, अनमेटल्ड का ऐसा होता है, यानी कच्ची रोड है ये पक्की रोड है। बाउंड्रीज, इंटरनेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज। इंटरनेशनल बाउंड्रीज ऐसे बताई जाती हैं, स्टेट की ऐसे, डिस्ट्रिक्ट की ऐसे।
रिवर, वेल, टैंक, कैनाल। तो रिवर देखिए आप ऐसे देखने को मिलेगा, कुएं का ऐसे देखने को मिलेगा, टैंक का ऐसे देखने को मिलेगा, कैनाल का अलग तरीके से देखने को मिलेगा। टेम्पल, चर्च, मॉस्क, छतरी। तो टेम्पल का आपको ऐसे देखने को मिलेगा, चर्च का ऐसे देखने को मिलेगा, मॉस्क का ऐसे देखने को मिलेगा, छतरी का ऐसे देखने को मिलेगा। पोस्ट ऑफिस को पीओ से रिप्रेजेंट करेंगे, पोस्ट ऑफिस एंड टेलीग्राम को, टेलीग्राफ को पीटीओ से, और पुलिस स्टेशन को पीएस से। ठीक है। और सेटलमेंट या ग्रेवयार्ड आपको ऐसे देखने को मिलेगा। ट्रीज और ग्रासलैंड आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, ये सारी फोटोज आपको क्लियर होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैपिंग द अर्थ। अगर अपन अर्थ को मैप करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? Mapping the earth is a little more difficult because our planet is not flat. अब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्यों? क्योंकि ये फ्लैट नहीं है। तो ये कैसा है? थोड़ा सा स्फेरिकल है, लेकिन पोल्स की तरफ से थोड़ा सा फ्लैट है। तो हम मान लेते हैं कि ये स्फेरिकल है दिखने में। तो आप देखेंगे एक ग्लोब को, हमारी जो अर्थ है कुछ 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 ऐसी ही दिखती है। ठीक है, कुछ कुछ ऐसी दिखती है। ठीक है, ग्लोब सभी ने देखा है? नहीं देखा है तो या तो गूगल करके देखेंगे या फिर आपके स्कूल में अवेलेबल होगा, तो एक बार ग्लोब जरूर देखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप ग्लोब को, अब मान लीजिए कोई सर्कुलर चीज है, अगर उसे फ्लैट कर देंगे तो कुछ कुछ आपको ऐसे देखने को मिलेगा। ये सारी वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, इन पे नहीं जाएंगे अभी, मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगा। लेकिन अगर इस ग्लोब को, मान लीजिए ये एक पेपर पेस्ट है इस सर्कुलर चीज पे, अगर उसे हम निकाल के फ्लैट कर दें तो कुछ कुछ ऐसा दिखेगा कि एशिया यहाँ दिखेगा, यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ये कॉन्टिनेंट्स है। आगे वाले चैप्टर्स में हम कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इतना देख लीजिए। क्लियर है? कुछ कुछ ऐसा दिखेगा। फिर आते हैं कोऑर्डिनेट्स पर। कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है बच्चों, कोई भी, जैसे मान लीजिए ये चेस बोर्ड है, चेस बोर्ड में आपको कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं, यहाँ नंबर लिख दिए कि ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट। ठीक है। और ऊपर हमने ये कोऑर्डिनेट लिख दिए ABCDEFGH। मान लीजिए कि आपको व्हाइट वाला जो ये है, ये आपको चलना है, तो आपको कोऑर्डिनेट क्या होंगे कि आप बी को मूव करा रहे हैं, बी को, टू बी को मूव करा रहे हैं। कहां से मूव करा रहे हैं? अगर आप टू बी या B2 को मूव करा रहे हैं 4B तक, कहां से? इसको उठाया और इसको यहां पर लिया, तो ये कोऑर्डिनेट्स का काम कर रहे हैं कि नहीं? समझ में आ रहा है? सभी ने मैथ्स क्लास ली होगी। एक्स और वाई एक्सिस होते हैं, और ये कुछ अपन बना देते हैं 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 1 2 3 4। तो आप, अगर आप इस वाले पोर्शन को भूल जाएं तो देखें कुछ कुछ ये चेस बोर्ड ऐसा ही दिख रहा है। इसके यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख रखा है, और यहाँ पर ABCD लिख रखा है। अगर मैं आपको A1 से मूव कराऊं कहां पर? A4 तक, तो आप यहां जाएंगे। समझ में आ रहा है? ऐसे ही मैंने क्या किया, आपको यहां से मूव करा के यहां ले आया, तो क्या हो गया आपका? 2A या A2 को मूव करा के हम कहा आ गए? A4 तक आ गए। क्लियर है? तो ये क्या हो गया? ABCDEFGH 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या हो गए? कोऑर्डिनेट्स हो गए। समझ में आ रहा है? कोऑर्डिनेट्स हो गए। थोड़ा सा और आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो और बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। जैसे कि नेक्स्ट पर आते हैं हम लैटिट्यूड्स। बच्चों लैटिट्यूड्स आर सिंपली, अभी याद रखें, लैटिट्यूड्स, लेटी हुई लाइन, लैटिट्यूड्स लेटी हुई लाइन याद रखेंगे। तो हमारे ग्लोब में ना लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। लैटिट्यूड्स का मतलब लेटी हुई लाइन है। ये जो आपको लाइनें दिख रही हैं, ये क्या है? लैटिट्यूड्स हैं। क्लियर है? ये सारी लाइनें क्या है? लैटिट्यूड्स हैं। ठीक है। और ये जो सेंटर वाली लाइन है जो 0 डिग्री पर जा रही है, उसे हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं। क्लियर है? ये सबसे बड़ा लैटिट्यूड है, ये भी याद रखेंगे। लार्जेस्ट सर्कल इन सभी लैटिट्यूड्स में कौन सा होता है? इक्वेटर का। क्योंकि हमारी पृथ्वी क्या है? स्फेरिकल है, तो सेंटर में सबसे चौड़ा होगा। सबसे चौड़ा होगा तो 0 डिग्री सबसे बड़ा होगा। सेकंड पॉइंट देखेंगे, लार्जेस्ट सर्कल क्या है? इक्वेटर। आई होप क्लियर होगा। लैटिट्यूड्स,
तो लैटिट्यूड्स को याद करने का काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि लैटिट्यूड्स कौन से होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स। तो लेटी हुई लाइनें जो हैं वो लैटिट्यूड्स हैं, और लॉन्गिट्यूड्स, लॉन्ग यानी लंबी जो लाइन है, खड़ी हुई लाइनें जो होंगी वो होंगी लॉन्गिट्यूड्स। तो अभी लैटिट्यूड्स में है, तो लैटिट्यूड्स पढ़ते हैं। लैटिट्यूड्स मेजर दिस डायरेक्शन फ्रॉम इक्वेटर, इक्वेटर से मेजर करते हैं। और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं, और उन लाइनों को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल्स ऑफ इक्वेटर। ये सारी लाइनें क्या है, पैरेलल है इक्वेटर के। मैथ्स में पैरेलल समझ रहा होगा, तो ये पैरेलल्स ऑफ इक्वेटर होते हैं। ठीक है, ऐसे ही नीचे की तरफ जाएंगे, और जैसे ही आप ऊपर की तरफ मूव करेंगे बाल को, तो ये क्या हो जाएंगे, नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रहा है। हमने पढ़ा था ना, कार्डिनल पॉइंट्स पढ़ के आ रहे हैं। तो ऊपर की तरफ मूव करेंगे, तो हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे तो एन लगाएंगे। एन का मतलब नॉर्थ। ठीक है, जैसे 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ये क्या है, 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ऊपर थोड़ा और आए, 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, नॉर्थ पोल पे आए तो 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। अब सिमिलरली हम नीचे मूव करेंगे, नीचे कौन सी होती है, साउथ होता है नीचे। तो 30 डिग्री साउथ, 60 डिग्री साउथ, और 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। तो 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे क्या मिल जाता है, साउथ पोल मिल जाता है। और 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे क्या मिल जाता है, नॉर्थ पोल मिल जाता है। ठीक है, इक्वेटर पे कौन सा जोन होता है बच्चों, जो इक्वेटर के पास वाला जोन है। अब जो लैटिट्यूड है ना, तो लैटिट्यूड से क्या है, क्लाइमेट भी अफेक्ट करता है। ठीक है, तो इक्वेटर के पास ना ज्यादा सर्दी होती है, ना ज्यादा गर्मी होती है। तो इस जोन को क्या बोलते हैं, टोरॉइड जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टोरॉइड जोन। इक्वेटर के पास वाले जोन को क्या बोलते हैं, टोरॉइड जोन बोलते हैं। समझ में आया। अब इक्वेटर के पास से थोड़ा सा ऊपर आए, मान लीजिए 30 डिग्री के आसपास आए, तो यहाँ क्या है, यहाँ पर सूरज की किरणें स्लैंट रेज पड़ती हैं, मतलब पूरी तरीके से डायरेक्ट फोकस ना होकर के कम फोकस कर पाती हैं। तो यहाँ पर गर्मी कम होती है, सर्दी थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो ये दोनों तरफ, नॉर्थ डिग्री 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ या 30 डिग्री साउथ की तरफ, तो हम मूव करेंगे, तो ये कौन सा जोन हो जाएगा अपना, टेम्परेट जोन। समझ में आ रहा है, टेम्परेट जोन, ऊपर भी नीचे भी। अब थोड़ा सा और, अगर हम इक्वेटर से थोड़ा सा और दूर जाते हैं, और दूर कहाँ, नॉर्थ पोल की तरफ या साउथ पोल की तरफ, नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ मूव करते हैं, तो वो कौन सा जोन होता है, वो होता है फिक्स्ड जोन। ठीक है, वो कौन सा जोन होता है, फिक्स्ड जोन होता है। तो अभी हमने 3 जोन पढ़े, पहले लैटिट्यूड्स पढ़ा। लैटिट्यूड में सबसे बड़ी लाइन जानी कौन सी होती है, इक्वेटर वाली, क्योंकि स्फेरिकल होता है हमारा ग्लोब। स्फेरिकल मतलब सेंटर में सबसे बड़ी लाइन होगी, और इक्वेटर के आसपास ना ज्यादा सर्दी होती है, ना ज्यादा गर्मी होती है, इसीलिए हम उसे टॉरॉइड जोन बोलते हैं। थोड़ा सा और मूव करते हैं दोनों डायरेक्शन में, नॉर्थ और साउथ, फिर उसके बाद हमें क्या मिलता है, थोड़ी सी सर्दी बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सूरज की डायरेक्ट किरणें नहीं पड़ रही होती हैं, स्लैंट रेज पड़ रही होती हैं, तो उसे हम बोल देते हैं टेम्परेट जोन। फिर और आगे बढ़ते हैं, जहां पर सूरज की सबसे कम रेज पड़ रही होती हैं, जहां सर्दी मैक्सिमम होती है, तो उन्हें क्या बोलते हैं, आप फिजिट जोन बोलते हैं। कहां पर मिलता है ये, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में। क्लियर है, आई होप आपको लैटिट्यूड क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं लॉन्गिट्यूड्स पर। लैटिट्यूड्स कैसी लाइनें थी, लेटी हुई लाइनें थी। लॉन्गिट्यूड्स कैसी हैं, लंबी लाइनें जो ऊपर से नीचे जा रही हैं। ऊपर से नीचे का मतलब नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रही हैं, और जबकि लैटिट्यूड कहाँ जा रहा था, आपका ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में जो लाइंस थी वो लैटिट्यूड थी। तो नॉर्थ और साउथ में जो लाइनें जा रही होंगी वो लॉन्गिट्यूड्स होंगे। क्लियर है आपको। तो टू मेजर द लॉन्गिट्यूड्स we define a reference point called prime meridian। तो अब इन लॉन्गिट्यूड्स को मेजर करने के लिए, जैसे हम वहां पर इक्वेटर पढ़ के आए थे, यहाँ पर क्या है, प्राइम मेरिडियन। एक मिनट,